हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 6th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का। और हम थे पेज नंबर 89 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग अ बार ग्राफ। इससे पहले हमने बार ग्राफ को रीड करना सीखा। अभी हम सीखेंगे गिवन डेटा का बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल, पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। उनमें से एक एग्जाम्पल में श्री नीलेश, जो कि एक टीचर थे, उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर की थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी स्वीट प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। उनकी क्लास में बच्चे किस स्वीट को कितना प्रेफर करते हैं, कौन सी मिठाई को पसंद करते हैं, उसके लिए ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल उन्होंने बनाई थी। जैसे जलेबी की फ्रीक्वेंसी है 6, मतलब कि जलेबी को 6 बच्चे पसंद करते हैं। गुलाब जामुन की फ्रीक्वेंसी है 9, गुजिया को पसंद करते हैं 13 स्टूडेंट्स, बर्फी को 3 और रसगुल्ला को 7। नाउ ट्राई टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ टू प्रेजेंट हिज डेटा। अब हम इस डेटा को प्रेजेंट करेंगे एक बार ग्राफ पर। तो देखिए, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हम ऐसी, ये जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है इसको, एंड अ वर्टिकल लाइन, ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है इन्हें कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बेस से टच होती हुई ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी स्लीपिंग लाइन है, इसके ऊपर वी विल राइट द नेम्स ऑफ ईच ऑफ द स्वीट्स। हर स्वीट का नाम आपको लिखना है इक्वली स्पेस्ड। इक्वल स्पेस के बाद आपने यहाँ पर जलेबी लिखा, फिर ये स्पेस आप देकर मान लीजिए आपने गुलाब जामुन लिखा, तो इतना ही स्पेस देकर फिर आप नेक्स्ट में गुजिया लिखेंगे। ओके, सभी जो स्वीट्स हैं उनके नाम के बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम विच द बार ग्राफ विल राइज इन अकॉर्डेंस विद देयर फ्रीक्वेंसीज। जहाँ पर आपने नाम लिखे हैं वहीं से ही बार ग्राफ राइज होगा उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जलेबी की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 नंबर तक बार ग्राफ जाएगा। गुलाब जामुन की फ्रीक्वेंसी 9 है तो नंबर 9 तक जाएगा। गुजिया की 13 है तो नंबर 13 तक जाएगा, इस तरह से। एंड ऑन द वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, चलिए पहले जो हमारी स्वीट्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं हम। इक्वल डिस्टेंसेस पर कितनी स्वीट्स के नाम लिखने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पर ये हम बनाएंगे, यहाँ पर जलेबी का बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार बनेगा गुलाब जामुन का, देन यहाँ पर गुजिया, फिर यहाँ बर्फी और यहाँ रसगुल्ला। ओके, नाम लिख लेते हैं। ये है जलेबी, देन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, देन गुजिया, उसके बाद बर्फी और ये है रसगुल्ला। ओके, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर स्वीट्स के नाम हमने लिख लिए इक्वल डिस्टेंसेस पर। देन ऑन द वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये लाइन शो करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये लाइन शो करती है स्वीट्स को। हमेशा जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है उनको वो किस चीज़ को शो करती है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये स्वीट्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर एक स्केल आपको चूज करना है। दैट मीन्स वी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट लेंथ ऑफ अ बार सो दैट इट फिट्स नाइसली ऑन आर पेपर। देखिए यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस पर ये 1, ये कुछ लाइंस आपने ड्रॉ कर दी, ये 1 1 यूनिट है। अब आप इस तरह से अपना स्केल चूज करेंगे कि अच्छे से ये पेपर के ऊपर फिट हो जाए। जैसे इसमें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, तो 13 में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भी ले सकते हैं, एक पेपर के ऊपर वो फिट हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होती, मान लीजिए गुजिया पसंद होती या फिर गुलाब जामुन पसंद होते 50 स्टूडेंट्स को, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 में 50 तक तो एक पेज के ऊपर फिट नहीं होगी। उस टाइम पर आपको यहाँ पर ये जो एक लाइन है
इसको आप 1 नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान से समझना है। एक बार ग्राफ ड्रॉ करने में सबसे इंपॉर्टेंट स्केल चूज करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपने देख ली, अगर नंबर 12, 13, 14, 15 यहां तक है तो आप 1 का गैप ले सकते हैं। उससे बड़े नंबर्स अगर है, फॉर एग्जांपल नंबर होते 25, 22, 24, तो फिर हम यहाँ 2, 4, 6, 8 का गैप लेते हैं। जो बार्स हैं उनकी हाइट बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरे पेपर के ऊपर बने, और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर गैप ले ले 5, 10, 15 और बार्स आपके बस इतने छोटे बन रहे हैं, इतने उसमें, और ऊपर सारा स्पेस खाली है, वो भी ना हो। एक आइडियल स्केल चूज करना है आपको, जिससे कि बार नाइसली अच्छे से एक पेज पर फिट हो जाए। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, सिर्फ 13 तक नंबर्स हैं, तो हम 1 यूनिट लेंथ को 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। छोटा हो गया, थोड़ा और ऊपर तक ड्रॉ करते हैं। 9 के बाद ये होगा 10, 11, 12 एंड 13। ओके, यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इतना आपने काम कर लिया। यहाँ पर इक्वल स्पेस पर स्वीट्स के नाम लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 1, 2, 3, 4 का गैप लेकर नंबर 13 तक लिख लिया। अब हमें बनाने हैं बार्स। जैसे जलेबी की जो फ्रीक्वेंसी है 6 है, तो जलेबी का बार जो आप बनाएंगे उसकी हाइट 6 यूनिट्स तक होनी चाहिए। ये 6 यूनिट्स हैं। यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे जलेबी की 2 लाइंस, एक ये 6 के बिल्कुल सामने तक, उसके बाद ये यहाँ पर, और इनको ऊपर से आप ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये जलेबी का बार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है गुलाब जामुन की फ्रीक्वेंसी है 9, तो ये गुलाब जामुन का जो बार है 9 हाइट, 9 यहाँ पर है, उसके बिल्कुल सामने तक ड्रॉ करेंगे। स्केल से आप देख सकते हैं, या फिर वैसे अगर आप कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आपको पता लग ही जाएगी। 9, दूसरी भी लाइन आप 9 तक ही ड्रॉ करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल, और फिर इन दोनों को ऊपर से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट गुजिया 13, ये 13 तक 2 लाइंस आपने ड्रॉ की, ऊपर से ज्वाइन कर दिया इनको, ये बार हो गया। नेक्स्ट बर्फी 3 हाइट के सामने तक और ऊपर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद है रसगुल्ला 7, ये यहाँ तक हो गया, नंबर 7 तक। ओके, ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ओके, इस तरह से बार ग्राफ बनता है। सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन, एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे, यहाँ पर जो डेटा आप शो कर रहे हैं वो इक्वल गैप के ऊपर, ये गैप इक्वल होना चाहिए, प्लस जो आपके बार्स हैं उनकी विड्थ, उनकी चौड़ाई भी इक्वल होनी चाहिए। लंबाई तो किसके अकॉर्डिंग होगी, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसके बार की हाइट उतनी ही ज़्यादा। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ बनेगा। यहाँ पर तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे तो आपने क्या चूज किया, 1 यूनिट लेंथ। ये जो 1 यूनिट लेंथ है ये 1 स्टूडेंट को शो कर रही थी, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसके लिए हमें डिफरेंट स्केल को चूज करना होता है, जैसे हमने पिक्टोग्राफ्स में किया था। अगर बच्चे कम होते हैं तो हम 1 पिक्चर से 1 स्टूडेंट को शो करते हैं, ज़्यादा होते हैं तो 1 पिक्चर का मतलब आप 5 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। पिक्टोग्राफ में हमने देखा था, सेम वही हम बार ग्राफ में भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 लिखना हम भूल गए, 0। जैसे यहाँ पर एक और टेबल आपको गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। स्मृति ने 8 मैचेस में कितने रन्स बनाए हैं वो दिए हैं। मैच 1 में 80 रन्स बनाए, सेकेंड मैच में 50, फिर 10, 100, 90, 0, 90 और 50। अब देखिए यहाँ पर हम उसके मैचेस के नाम लिख देंगे, मैच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर आप लिखेंगे रन्स कितने बनाए। अब रन्स उसमें मैक्सिमम उसने 100 रन्स बनाए हैं, सेंचुरी बनाई है 4th मैच में। क्या यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये स्केल लेना सही होगा? अगर ये स्केल आप लेंगे वर्टिकल लाइन के ऊपर तो 100 में आप कहाँ तक जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, एक पेज के ऊपर आएगा ही नहीं। तो स्केल आप क्या ले, क्या हम 1 के अलावा 2 का स्केल ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 में भी 100 तक पहुंचने में 100 को 2 से डिवाइड करके देखिए 50 आपको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। 50 लाइंस भी बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ लाइंस जनरली हम कोशिश करते हैं कि 10 to 15 के अराउंड ही रहे। फिर
एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप स्केल चूज करते हैं, रीजन उसका बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो हमेशा 1, 2 और 5 के रेशो में होता है। आप ये जो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर 1, 1 का गैप ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, उसके बाद 10 का ले सकते हैं, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000, इस तरह का गैप होता है हमेशा 1, 2 और 5 के रेशो में। कभी भी जो आप 1 यूनिट रिप्रेजेंटेशन लेंगे, एक यूनिट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो 3, 6, 9, 12, 3 का गैप मत लीजिएगा, 4 का भी आप नहीं ले सकते, 6 का नहीं ले सकते, 60 का नहीं ले सकते, हमेशा 1, 2 और 5 के रेशो में रहता है। फिर वो सिंगल नंबर्स हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। इसका रीज़न ये है बेसिकली, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, हो सकता है 6th में भी आ जाए, बार ग्राफ, सॉरी एक ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो लाइंस हैं इस तरह से वो पहले से ड्रॉ की गई होती है। देखो ऐसा होता है ग्राफ पेपर। ये इसमें ये हॉरिजॉन्टल बहुत सारी और वर्टिकल लाइंस पहले से ही होती है, आपको सिर्फ डार्क करेंगे। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल इसके ऊपर, फिर ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ की, लाइंस यहाँ पर लगे हुए, जलेबी के लिए हो गया, चलिए मैच 1 के लिए हो गया, फिर गैप के बाद ये मैच 2 के लिए हो गया, 1 गैप के बाद मैच 3 के लिए। यहाँ पर ये आपका स्केल हो जाता है। और आप देखेंगे हर जो स्केल आप चूज कर रहे हैं यहाँ पर, इन 2 लाइंस के बीच में, ये फॉर एग्जांपल ये आपने नंबर 1 लिया, ये 2 है, इनके बीच में यहाँ पर 10 छोटी लाइंस भी होती है। तो अगर आपने 2 का गैप ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा ये 2 है, ये 4 है, तो उनके बीच का नंबर 3 आपको मिल जाएगा, आसानी से सेंटर में हो जाएगा। अगर आपने 5 का गैप ले लिया, ये 5 है, ये 10 है, तो बीच के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 5 का गैप है, 10 लाइंस हैं, तो यानी कि 2 लाइंस एक नंबर को शो करेगी। ये नंबर 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, ये 9 और ये फिर 10। ओके, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 3 का गैप ले लिया, ये है नंबर 3, ये है नंबर 6, तो आपको समझ नहीं आएगा इसमें 4 नंबर कौन सा है, क्योंकि 10 को 3 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। आपको ये समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं भी आया तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो स्केल आप चूज करेंगे वो 1, 2 या 5 के रेशो में होना चाहिए। 1 to 5, देन रेशो भी आप नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तो 2, देन 4 और 10 भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप 1 10s, 2 10s और 5 10s ले सकते हैं, या फिर आप 100, 200, 500 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। 1 to 5 का ही रेशो रखना है। ओके, तो जब स्मृति ने जो रन्स बनाए हैं उनको आपको शो करना है, उसके लिए स्केल आपको लेना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं 1 का गैप लूं, या फिर 2 का लूं, या फिर 5 का लूं, या 10 का लूं, या 50 का लूं, या 100 का लूं। यही ऑप्शंस हैं आपके पास। सो अगर 1 का गैप लेंगे हम यहाँ पर, पॉसिबल नहीं है उसको एक कॉपी के ऊपर शो करना। 2 से भी बहुत बड़े नंबर बन जाएंगे। 2 का गैप लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 100 तक जाते जाते 50 नंबर्स आ जाएंगे। 5 के गैप में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 के गैप से अगर आपको 5, 10, 15, 20 आप लेते हैं तो भी आपको 20 लाइंस के बाद 100 मिलेगा। और एक कॉपी के ऊपर 20 लाइंस ड्रॉ करना पूरे पेज के ऊपर ही आएगा, बेसिकली सही नहीं लगेगा, वो नाइसली ड्रॉन नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर गैप लेते हैं नंबर 10 का। 10 का गैप अगर आप लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, 10 लाइंस में खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। आई थिंक ड्रॉ करके दिखाया भी होगा लास्ट में यहाँ पर। यस, ये देखिए 10 का गैप लिया है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रन्स उसके 100 है, और 100 को शो करने के लिए 10, 20, 30, 40 मिनिमम रन 0 है, 0 भी रन्स उसने बनाए हैं। तो ये बिल्कुल सही स्केल है कि इस तरह से आप ले, जो आपके बार्स हैं ना तो बहुत बड़े होंगे ना ही बहुत छोटे दिखाई देंगे। अगर कोई इसमें 20 का गैप ले ले तो वो भी आइडियल नहीं माना जाता, क्योंकि 20 में 100 बहुत जल्दी आ जाएगा। 5 के बाद ही कोई अगर इस तरह से लेता है कि 20, 40, 60, 80 और 100, तो पहला जो मैच होगा उसमें इसके 80 रन्स हैं, ये उसका बार बन जाएगा। दूसरा जो मैच होगा उसमें उसके 50 रन्स हैं, तो 40 और 60 के बीच में। तीसरे में मतलब बहुत छोटी छोटी ही उसकी 8 लाइंस बनेंगी। वो एक आइडियल स्केल नहीं माना जाता है, ये एक सही स्केल है बिल्कुल कि आप 10 का गैप ले। ये मैच 1 है। मैच 1 में आपने बार बनाया 80 की हाइट तक, क्योंकि 80 रन्स बनाए थे, फिर 50, फिर तीसरा 100, फोर्थ में 90 रन्स बनाए, फिफ्थ में 90 बनाए, 6th में बनाए नहीं, तो यहाँ पर आप बार नहीं बनाएंगे।
7th में 90 की हाइट तक बार आपने बनाया और 8th में 50 की हाइट तक। ओके नेक्स्ट, अब ये मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है आपको। एक महीने में कितना खर्च होता है घर में, एक फैमिली में। हाउस रेंट पर 3000 रुपीज़, फूड पर 3400, एजुकेशन पर 800, इलेक्ट्रिसिटी पर 400, ट्रांसपोर्टेशन पर 600, मिसलेनियस पर 1200। स्केल अगर आपको चूज करना है 1 2 3 4 का स्केल तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि 3000 बहुत बड़ा नंबर है। 2 का भी नहीं हो सकता, 5 भी बहुत छोटा पड़ जाएगा, 10 से भी आप नहीं शो कर सकते, 10 20 30 40 50 60 कहाँ 100 आएगा। इवन 100 का भी इसमें नहीं चलेगा। अगर आप 100 से शो करते हैं 100 200 300 400 500, देखिए हमें मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर 3400 शो करना है। अगर 100 से इसको डिवाइड करें, 100 का गैप ले तो 34 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके 3400 मिलेगा। और हमने कहा था, क्या कहा था, आइडियली 10-15 के अराउंड लाइंस होनी चाहिए। तो 34 लाइंस एक कॉपी के पेज पर, इतने बड़े बड़े बार्स नहीं सही लगेंगे। 200 का गैप देखते हैं, 100 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 200 है। 200 से डिवाइड करेंगे अगर आप 3400 को, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 34 से डिवाइड करिए, 34 को डिवाइड करिए 2 से, 1 जार 2, 14 7 जार 14, ठीक है 17 लाइंस बनेगी। आई थिंक 200 का भी ठीक रहेगा। अगर कोई 500 से भी रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। 200 इसीलिए ज़्यादा सही है क्योंकि सारे जो नंबर्स हैं वो 200 के मल्टीपल्स हैं। एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो ग्राफ है उसके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 2 लाइन्स हमने ड्रॉ की, नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 आइटम्स गिवन है, तो 6 बार्स के लिए जगह बनाएंगे। 2 बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए। ये लाइंस लिख दी। उसके बाद हाउस रेंट, सबसे पहला जो बार बनेगा हमारा वो होगा हाउस रेंट का। ये हाउस रेंट के लिए है, यहाँ पर जो बार बनेगा यहाँ। उसके बाद ये जो बार बनेगा फूड के लिए, फूड, देन एजुकेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है मिसलेनियस, MISC, मिसलेनियस। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं, हमने सोचा है 200 का गैप लेंगे। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस पर लाइंस आपने ड्रॉ की, लाइंस नहीं पॉइंट्स मार्क किए बेसिकली। ये कम ही गैप्स हमने रखे हैं क्योंकि 17 नंबर्स तक हमें शो करना है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये शो करते हैं, ये है नंबर 200 के लिए, फिर 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800, देन 2000 2400 2600 2800 3000 3200 और 3400। ओके, यहाँ पर है एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इन रुपीज़, जैसा कि यहाँ पर लिखा है टेबल में सेम। और यहाँ पर है आइटम्स, इस पे हमने शो किए हैं आइटम्स। ओके, सबसे पहले हाउस रेंट पर 3000 रुपीज़ खर्च होते हैं, तो हाउस रेंट का जो बार आप बनाएंगे 3000 की हाइट तक बनाएंगे। ये है नंबर 3000, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ 3000 के सामने तक दूसरी स्ट्रेट लाइन, और फिर इन दोनों को ऊपर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बार बनेगा फूड का 3400 तक, तो 3400 तक हम गए, ये फूड का बार बन गया। बार ग्राफ का बनाने का तो तरीका वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा छोटा रह गया, शायद थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए था, यहाँ तक बनता ये। ओके, उसके बाद है एजुकेशन के लिए 800, तो एजुकेशन का जो बार बनेगा उसकी हाइट 800 रखनी है, 800 के बिल्कुल सामने तक। ओके, 800। एंड देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का उसी तरह से नेक्स्ट आप बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, इस तरह से ही आपका बार ग्राफ बनेगा। ये देखिए यहाँ पर। ओके, ये तरीका है, ये सभी स्टेप्स हैं बार ग्राफ ड्रॉ करने के। 2 लाइंस ड्रॉ करिए, यहाँ पर आइटम्स को शो करिए, यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है उनके लिए पहले स्केल चूज करिए। ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्केल लेना है कि बार ग्राफ बहुत बड़ा भी ना बने और बहुत छोटा भी ना लगे। ओके, आइडियल स्केल चूज करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अब आते हैं अच्छा पहले कुछ क्वेश्चंस भी है इस पर बेस्ड। सबसे पहले ऑन विच आइटम डज इमरान्स फैमिली, इमरान की फैमिली का बार ग्राफ है वो, स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट, किस आइटम पर
इमरान की फैमिली सबसे ज़्यादा खर्च करती है, किसका बार सबसे हाईएस्ट होगा उसी पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है, फूड पर, और सेकंड हाईएस्ट है हाउस रेंट। तो आप लिखेंगे फूड एंड हाउस रेंट। नेक्स्ट, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन पर जो खर्च होता है क्या उसका हाफ इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च होता है? देख लेते हैं। एजुकेशन पर जो खर्च होता है 800 का हाफ होता है 400, बिल्कुल 400 इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च होता है। सो यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस दैन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। फूड की जो कॉस्ट है उसके 1/4 से भी कम क्या एजुकेशन की कॉस्ट है? फूड की कॉस्ट थी, हाईएस्ट थी 3400। अब 3400 का 1/4 देखिए, 1/4 ऑफ 3400, 1/4 मतलब होता है हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा। तो 3400 का आधा हो जाएगा 1700 1700, आधे का भी आधा करिए, 1700 का आधा हो जाएगा 2 8 जार 16, 2 5 जार 10 एंड 0 तो 0, 850। सो बिल्कुल एजुकेशन पर जो खर्च होता है वो 850 से भी कम है। तो यानी कि फूड की जो कॉस्ट है उसका 1/4 जो कि 850 है, उससे भी कम है एजुकेशन की कॉस्ट जो कि सिर्फ 800 है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस दैन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। नाउ फिगर इट आउट। Samantha visited a tea garden and collected data of the insects and critters she saw there. तो समंथा ने सी गार्डन में जाकर डेटा कलेक्ट किया इंसेक्ट्स का और क्रिटर्स का, क्रिटर्स जो स्मॉल क्रीचर्स होते हैं उनका, और ये वो डेटा है जो उसने कलेक्ट किया है। वहाँ पर उसको 6 माइट्स मिले, 10 कैटरपिलर्स मिले, 5 बीटल्स मिले, 3 बटरफ्लाइज मिली और 2 ग्रास हॉपर्स मिले। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। अब इस डेटा को बार ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो वही सिंपल स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ा गैप रखते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी लिखने हैं। ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम सभी जो इंसेक्ट्स या क्रिटर्स हैं उनके नाम लिखेंगे इक्वल स्पेस देकर उनके बीच में। तो यहाँ पर इतने स्पेस के बाद हम लिखेंगे माइट्स, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर इतने स्पेस के बाद हमने लिखा कैटरपिलर, फिर ये नेक्स्ट बार बनेगा बीटल्स का, ये बनेगा बटरफ्लाइज का, और ये गैप देकर ये बनेगा ग्रास हॉपर का। लिख लें एक बार, ये हैं माइट्स, उसके बाद ये है कैटरपिलर, फिर है बीटल्स, देन बटरफ्लाइज, देन ग्रास हॉपर। कॉपी में जब आप बनाएंगे आपके पास क्योंकि स्केल भी है तो उससे ध्यान रखना डिस्टेंस सेम हो, गैप सेम हो सभी के बीच में। ये जो है आप जो बार्स बनाएंगे ये भी सेम विड्थ के, और ये जो गैप है 2 के बीच में ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिख दिए इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं देयर नंबर्स। तो नंबर्स हाईएस्ट देखेंगे आप, कैटरपिलर सबसे ज़्यादा उसको मिले जो कि 10 नंबर है। 10 छोटा सा नंबर है, 1 2 3 4 से भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल गैप्स पर आपने जनरली 1 सेंटीमीटर का गैप हम ले लेते हैं। ये लाइंस ड्रॉ की, पॉइंट्स मार्क किए बेसिकली, और फिर इनके हम नाम दे देंगे। ये होगा 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। सबसे पहले माइट्स हैं 6, तो माइट्स का जो बार बनेगा आपका नंबर 6 की हाइट तक, यहाँ तक स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद है कैटरपिलर नंबर 10, हाईएस्ट जो नंबर है यहाँ तक ड्रॉ करना है आपको 10 के बिल्कुल सामने तक, ये देखिए ऐसे, ओके। और इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद बीटल्स हैं नंबर 5 यहाँ तक
सेकेंड लाइन भी, देन इन दोनों को ज्वाइन करना है इस तरह से। उसके बाद है बटरफ्लाइज नंबर 3 हाइट तक, ये हो गई बटरफ्लाइज। उसके बाद है ग्रास हॉपर 2 1 2, ये हो गए ग्रास हॉपर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। आंसर नंबर 1 ये हमने बना दिया एक बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड। 2 घंटे के पीरियड में भोपाल रेलवे स्टेशन से अलग अलग जगहों के कितने टिकट्स बिके, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया है पूजा ने। उसने देखा विदिशा के लिए 24 टिकट्स बिके, जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए 16। नाउ शी यूज दिस डेटा, इस डेटा को उसने यूज किया और प्रिपेयर किया एक बार ग्राफ, जैसा कि नीचे आपको शो किया गया है। ये बार ग्राफ उसने बनाया है, बट सम इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, लेकिन कुछ पोर्शन ग्राफ का किसी ने इरेज कर दिया, मिटा दिया। आपको वो पोर्शन शो करना है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। सिटी हम लिखते हैं, यहाँ पर सभी सिटीज़ के नाम भी लिखे हैं, यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हैं। तो नंबर्स देखिए उसने स्केल कौन सा चूज़ किया होगा। विदिशा के 24 टिकट्स बिके हैं और हाइट अगर आप देखें तो कितने नंबर्स तक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि एक नंबर शो करता होगा नंबर 4 को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिसिंग नंबर्स हैं, यहाँ पर आप नंबर्स लिखेंगे 4 8 12 16 20 एंड 24। ओके, यहाँ पर 4 का गैप लेना सही है क्योंकि सभी जो नंबर्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 का गैप ले लिया। इसमें आपको 16 और 20 है, फॉर एग्जांपल 17 18 19 शो ही नहीं करना, 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स नहीं शो करने हैं, तो 4 का गैप आप ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद विदिशा 24 शो कर दिया उसने, जबलपुर के 20 टिकट्स बिके, वो भी है यहाँ पर। सियोनी के 16, इंदौर के 16 और 20 के बीच में 28। ओके, ये लेकिन रॉन्ग है। सियोनी के 16 है, ठीक है, इंदौर के तो 28 है, तो 28 यानी कि किसी ने ऊपर का पोर्शन इरेज कर दिया है। इंदौर के 28 टिकट्स हैं, तो यानी कि 24 के नेक्स्ट जो पॉइंट है ये 28 होगा। तो यहाँ से आप इंदौर का जो ग्राफ है और ऊपर तक ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहाँ तक, ये ओके, एंड देन इस तरह से ये लाइंस। उसके बाद सागर का तो पूरा ही जो पार्ट है वो डिलीट कर दिया है, पूरा ही बार। सागर की 16 टिकट्स बिकी थी, तो यानी कि 16 की हाइट तक, यहाँ तक सियोनी के बराबर ही था क्या? सियोनी का भी के भी 16 टिकट्स थे, हाँ दोनों के 16 थे। तो ये एक और बार आपको बनाना होगा इंदौर के लिए जिसकी हाइट होगी, सॉरी सागर के लिए जिसकी हाइट होगी नंबर 16 तक, ये ओके। लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा, ये इस तरह से लाइन्स आप ड्रॉ कर देंगे तो ये कंप्लीट उसका जो कंप्लीट पोर्शन है, इरेज पोर्शन के बाद को लिखने के बाद एक तो नंबर्स आपको लिखने हैं, एक इंदौर का बार कंप्लीट करना है और एक सागर का बार बनाना है। अब क्वेश्चंस हैं, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार, ऊपर वाले बार से विदिशा के कितने टिकट्स बिके वो आपको बताने हैं। तो बार से पता लगता है कि विदिशा के 24 टिकट्स बिके हैं, 24। राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार, फ्रॉम अबव द बार, ऊपर वाले बार से बताइए जबलपुर के कितने टिकट्स बिके हैं। तो जबलपुर के बिके हैं 20 टिकट्स। जबलपुर के बार की हाइट देखिए किस नंबर तक है, यहाँ से भी आप देखेंगे टेबल से भी, तो 20 टिकट्स हैं, 20। देन द बार ऑफ विदिशा इज 6 यूनिट्स लेंथ, विदिशा के बार की जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6 है। द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ, जबलपुर की 1 2 3 4 5 जो यूनिट्स हैं उसकी लेंथ है। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्केल क्या है? ग्राफ का स्केल है 4 का, स्केल मतलब ये 1 यूनिट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, सो 4।
ड्रॉ द करेक्ट बार ग्राफ, ये करेक्ट बार ग्राफ है, इसको आप चाहे तो फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट भी कर सकते हैं। एट द स्केल ऑफ द बार बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, हम कर चुके हैं, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने करेक्टली नंबर्स को लिख दिया है। आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन द ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स। तो बिल्कुल इंदौर और सियोनी के लिए तो आई थिंक करेक्ट था, सियोनी का भी क्या कुछ मिस्टेक था, सियोनी में 16 टिकट्स बिके थे, वो करेक्ट है 16। सो बार फॉर सियोनी इज करेक्ट एंड इंदौर का जो बार है सम पार्ट ऑफ इट इज इरेज्ड, जो कि हमने करेक्ट कर दिया है। ओके चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, बार कंप्लीट करना है, फिर 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। नाउ चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 to 10 AM। 9 से 10 बजे के बीच में चीनू के घर के बाहर से कौन कौन से व्हीकल्स गुजरे, वो उसने लिखा। पहले एक बाइक गई, फिर एक कार गई, फिर बाइक, फिर बस, फिर बाइक, बाइक, एक और बाइक, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बुलॉक कार्ट, बाइसिकल, सब कुछ वो लिखता रहा। ये सब यहाँ पर उसने लिख दिया है। पहले आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस डेटा के लिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर टेबल बनाने के लिए एक लाइन हमने ड्रॉ की, जहाँ पर हम व्हीकल्स के नाम लिखेंगे, फिर टैली मार्क्स लगाएंगे और लास्ट में नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर उसमें वो लिखते हैं। यहाँ पर व्हीकल्स के नाम हैं, यहाँ पर उनके लिए टैली मार्क्स हैं और यहाँ पर नंबर आएंगे बाद में, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास हुए उसके घर के सामने से। तो पहले कौन कौन से व्हीकल्स हैं नाम लिख लेते हैं। एक तो बाइक है यहाँ पर, उसके बाद कार भी गई कुछ, देन ऑटो रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शा, देन स्कूटर्स हैं, स्कूटर, उसके अलावा बुलॉक कार्ट है, बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट, और तो कुछ नहीं है, कोई आएगा तो हम तभी ऐड कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइक, कार, बाइक, बस, बाइक, 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 कार, बाइक, बस, अच्छा बस भी है लिख लेते हैं, बस, बाइक, बाइक। ओके उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बाइक, एक और बाइक आते हैं, यहाँ पर ये टैली मार्क को कट करके 5 बाइक्स को हम शो करेंगे। 1 2 3 4 5 बाइक्स आ चुकी है। 5th नंबर जब भी आता है तो चारों टैली मार्क को क्रॉस करते हुए एक और टैली मार्क हम लगाते हैं। ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल भी हमने नहीं लिखा, बाइसिकल, उसके बाद बुलॉक कार्ट, ओके, फिर बाइसिकल, फिर ऑटो रिक्शा। इस तरह से एग्जाम में भी आ सकता है और आपको इस तरह से टैली मार्क बनाना है, उनका एक भी छूटे ना। तो जैसे ही आप किसी को रीड करते हैं उसके लिए एक मार्क लगा दीजिए। कार, स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बाइक, कार, स्कूटर, कार, कार, स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा आई, फिर एक, फिर से बाइसिकल एंड देन बाइक। आगे आते हैं कार, ऑटो रिक्शा, बाइक, कार, ऑटो रिक्शा, बाइक, फिर स्कूटर, बाइक, कार, स्कूटर, बाइक, कार, देन बाइसिकल, स्कूटर, बाइसिकल, स्कूटर, बाइक, बस, बाइसिकल, बाइक, स्कूटर, बाइसिकल, बाइक, स्कूटर, देन बाइसिकल, कुछ छोड़ दिया हमने, एक सेकेंड पीछे जाते हैं, 1 2 3 दोबारा लगाते हैं। बाइसिकल, स्कूटर ऊपर थे, बाइसिकल, स्कूटर, बाइसिकल, बाइसिकल, स्कूटर, बाइसिकल, देन स्कूटर, बाइक, बस, स्कूटर, बाइक, बस, ओके। उसके बाद है ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाइक, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाइक, फिर है बाइसिकल, बस, बाइक, बाइसिकल, बस, बाइक, देन बाइसिकल, स्कूटर, बस, बाइसिकल, स्कूटर, बस, बाइसिकल, स्कूटर, बस हो गया, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बाइक, फिर लास्ट है सेकेंड लास्ट, स्कूटर, बाइसिकल, बाइक, स्कूटर, बाइसिकल, बाइक, बुलॉक कार्ट, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बुलॉक कार्ट, ऑटो रिक्शा, स्कूटर,
स्कूटर ये रहा, और फाइनली कार स्कूटर, कार एंड स्कूटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ व्हीकल्स लिखते हैं। बाइक्स कितनी गई? 4, 8 सॉरी 5, 10, 10 और 3 13। कार्स गई 5 और 1 6, ऑटो रिक्शा 5 6 7 8, देन स्कूटर्स 5 + 4 9, बुलक कार्ट्स गई 2, बसेस 4, बाइसिकल 5 6 7 8। ओके, ये टेबल हमने बना दी। अब क्वेश्चन है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज मोस्ट यूज्ड। कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज हुआ? सबसे ज्यादा यूज हुई बाइक, 30 नंबर ऑफ टाइम्स। इसका आंसर आप लिखेंगे बाइक। नेक्स्ट, अगर ये डेटा आपको कलेक्ट करना होता है, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा, उस बच्चे की जगह आप होते तो आप ये कैसे करते? हाउ कुड यू डू इट? आपको स्टेप्स या फिर प्रोसेस लिखना है। तो जैसे बच्चे ने किया, वो बेसिकली बैठा 9 to 10 अपने घर के सामने, जो व्हीकल्स पास होते रहे वो उनके नाम लिखता रहा। हम दूसरा तरीका ये कर सकते थे, एक बाइक गई, हमने बाइक लिख लिया, उसके आगे एक टैली मार्क लगा दिया, जैसा हमने यहाँ पर किया। फिर एक कार आई, कार लिख के एक टैली मार्क लगा दिया। फिर से जब बाइक आएगी तो बाइक ना लिख के, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ हम टैली मार्क्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें स्टेप्स आप लिख सकते हैं। आंसर नंबर सी में आप लिख सकते हैं टू काउंट इजीली, इजीली काउंट करने के लिए हम टैली मार्क्स यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए। सो फर्स्टली, सबसे पहले आई विल राइट द नेम्स on part C. Firstly, I will write the name of each vehicle. सबसे पहले हर व्हीकल का नाम मैं लिख लूँगा। हर टाइम जब न्यू व्हीकल पास होगा उसका नाम आप लिख लेंगे। देन ईच टाइम, जब भी, देन ईच टाइम अ न्यू व्हीकल पास्ड, जब भी एक नया व्हीकल पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, बुलॉक कार्ट पहली बार आया, आपने उसका नाम नहीं लिखा था। अ न्यू व्हीकल पासेज, जैसे ही वो पास होता है, आई विल नोट इट्स नेम, मैं उसका नाम नोट करूँगा। और जब भी वो व्हीकल रिपीट होगा, सेम व्हीकल पास होगा, तो हम एक टैली मार्क लगा देंगे उसके सामने। एवरी टाइम द सेम व्हीकल पासेज अगेन, तो दोबारा नाम लिखने की बजाय पासिस अगेन, एक व्हीकल फिर से पास होता है, आई विल पुट 1 टैली मार्क इन फ्रंट ऑफ इट्स नेम, उसके नाम के आगे हम एक टैली मार्क लगा देंगे। और जैसे 5 होगा, 5th में एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे उनको क्रॉस करने के लिए। एंड फॉर 5 व्हीकल्स, 5 व्हीकल्स के लिए हम यूज़ करेंगे 4 टैली मार्क्स एंड देन 5th वन। ओके, इस तरह से ये हमारे स्टेप्स होंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स को नोट डाउन करने के लिए। नाउ रोल अ डाई 30 टाइम्स, एक डाई को 30 बार रोल करना है। नंबर रिकॉर्ड करिए, हर बार जो नंबर आपका आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए टैली मार्क्स को यूज़ करके। एंड देन फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट नंबर दैट अपीयर्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो इसमें मान लीजिए कुछ इस तरह से डाई आपने देखा होगा 6 नंबर्स उसके ऊपर होते हैं, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 या फिर 6। सो यहाँ पर वो नंबर्स आप लिख लेंगे, यहाँ पर टैली मार्क्स लिखेंगे। नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहाँ पर टैली मार्क। मान लीजिए पहली बार आपने डाई को रोल किया, ये करके आप देख लेंगे, इजी एक्सरसाइज है। आपने रोल किया, उसके ऊपर 1 आया, दोबारा रोल किया 4 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर से 2 आया, फिर से 2 आया, फिर 6 आया। इस तरह से ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई हर नंबर को आने की। ओके, ये आपकी टेबल बन गई। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, आप रोल करेंगे डाई को तो हो सकता है आपके आंसर्स डिफरेंट भी हो। सो 1 आपका आया 5 टाइम्स, 2 आया 7 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 4 आया 6 टाइम्स, 5 आया 5 टाइम्स, 6 आया डाई के ऊपर 3 बार। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है 2। यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 2। सॉरी, मिनिमम पूछा है पहले, सबसे कम बार आया है 6, सबसे ज़्यादा बार आया है 2। फाइंड नंबर दैट अपीयर्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, कौन से नंबर्स बराबर बार आए हैं? 5 और 1 बराबर आए हैं 5 टाइम्स, 1 एंड 5। ओके, इस तरह से
ये टेबल बनाकर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डेटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। पिछले 30 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट्स लिए हैं वो उसने बताया है। कितने मैचेस में उसने एक भी विकेट नहीं लिया? 2 मैचेस में, फिर 1 विकेट लिया 4 में, 2 लिए 6 में, 3 8 में, इस तरह से 6 विकेट्स लिए एक मैच में। और 30 मैच में से एक मैच ऐसा भी था कि उसने 7 विकेट्स लिए। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इज दिस टेबल गिविंग? तो इंफॉर्मेशन तो इससे सिंपल यही मिल रही है कि जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट्स लिए इन लास्ट 30 मैचेस, यही आप लिख देंगे आंसर नंबर 1। कि यहाँ पर आंसर नंबर ए, 5th का ए, कि ये जो टेबल है ये शो कर रही है दैट हाउ मैनी, द टेबल इज शोइंग, द टेबल इज गिविंग इंफॉर्मेशन, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वही लिखते हैं, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी विकेट्स, कितने विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, जसप्रीत बुमराह टुक इन हिज लास्ट 30 मैचेस, उसके पिछले 30 मैचेस में। फॉर एग्जाम्पल, कितने मैचेस में उसने 0 विकेट्स लिए, कितने मैचेस में 2 विकेट्स लिए, इस तरह से। व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल? इस टेबल का टाइटल हो सकता है बुमराह's विकेट्स इन 30 मैचेस, बुमराह's विकेट्स इन 30 मैचेस, या फिर विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। नाउ, किस चीज़ पर आपका ध्यान गया? व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल? इस टेबल में हमारा ध्यान गया इस चीज़ पर कि सबसे ज़्यादा मैचेस में उसने 3 विकेट्स लिए हैं। माई अटेंशन इज कॉट बाय द फैक्ट दैट बुमराह टुक 3 विकेट्स इन मैक्सिमम मैचेस, ज़्यादातर मैचेस में उसने 3 विकेट्स लिए हैं। सो माई अटेंशन इज कॉट by the fact that Bumrah took 3 wickets in maximum matches. Okay, he took 3 wickets in 8 matches, which is the highest. In how many matches has Bumrah taken 4 wickets? कितने मैचेस में बुमराह ने 4 विकेट्स लिए हैं? 3 मैचेस में, इन 3 मैचेस। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फिर। अच्छा, इसी से रिलेटेड है वैसे। मयंक सेज, मयंक कहता है, इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस, पिछले 30 मैचेस में उसने टोटल कितने विकेट्स लिए, अगर वो हमें जानना चाहते हैं, वी हैव टू ऐड द नंबर 0 1 2 3 अप टू 7। हमें 0 1 2 3 इनको 7 तक ऐड करना होगा, जो कि गलत है ऑब्वियसली। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे? वाई? क्या इस तरह से टोटल विकेट्स आपको मिल जाएंगे? और किस तरह से ये जो आंसर है ये सही है या फिर गलत है, वाई भी आपको बताना है। सो अगर इनको हम ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल बुमराह सारे मैचेस में कोई भी विकेट ना लेता, 0 होता उसके, सॉरी हाँ, ना उसने 1 विकेट लिया, ना उसने किसी भी मैच में, ये 0 होता, तब भी 0 to 7 ऐड करने पर सेम ही आंसर आता। 0 to 7 को अगर आप ऐड करेंगे, 8 2s are 16, 8 3s are 24 and 4 28 ही आएगा हमेशा। तो नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस में उसने 1 विकेट लिया? 2 मैचेस में तो उसने विकेट्स लिए ही नहीं, तो यानी कि 0 ही विकेट रहे। 4 मैचेस में उसने 1 विकेट लिया, तो यानी कि कितने विकेट्स हो गए? 4। फिर 6 मैचेस में उसने 2 विकेट्स लिए, 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 को आप 6 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2 6 are 12, तो यानी कि उसके 12 विकेट्स हो गए जब उसने 3 विकेट्स लिए 8 मैचेस में। ये आपको समझना होगा, पहले मैच में फॉर एग्जांपल 8 लगातार मैचेस में उसने 3 विकेट्स लिए, पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे में 3, कितने हो गए? 6 विकेट्स हो गए। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड करने हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, विकेट्स टेकन और नंबर ऑफ मैचेस को, जो आंसर आएगा उनको आप ऐड करिए।
तो मयंक जो कह रहा है कि सिर्फ 0 to 7 ऐड करने से आंसर आ जाएगा, वो गलत है। ओके, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अगर मयंक सिर्फ 0 to 7 नंबर्स को ऐड करे तो उसको टोटल कितने विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें हम ये तो देख ही नहीं रहे कि 3 विकेट्स उसने कितने मैचेस में लिए हैं। नंबर ऑफ मैचेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो सिर्फ विकेट्स कितने लिए उनको देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3 विकेट्स उसने 8 मैचेस में लिए, 8 मैचेस में 3-3 विकेट्स लिए, मतलब टोटल उसने 24 विकेट्स ले लिए। तो करेक्ट वे है कि पहले हम मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ मैचेस को विकेट्स टेकन से, फिर जो आंसर आएगा उसको हमें ऐड करना है। ओके, आंसर नंबर ई आप लिखेंगे। ये रॉन्ग है, मयंक इज नॉट करेक्ट, मयंक इज नॉट करेक्ट। अगर वो ऐड करता है सिर्फ 1 to 7 नंबर्स को, सो वो सिर्फ वो नहीं शो करेगा विकेट्स टेकन को, टोटल विकेट्स टेकन को, क्योंकि कितने मैचेस में उसने वो विकेट्स लिए हैं उसको वो इग्नोर कर रहा है। बिकॉज ओनली एडिंग 0, 1, 2, 3, 4 up to 7 will not give the total wickets, वो टोटल विकेट्स नहीं हमें बताएगा। We also need to see, हमें ये भी देखना होगा, need to see how many matches he took them, कि कितने मैचेस में उसने उतने विकेट्स लिए हैं। He took them, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना होगा। टेकिंग 3 विकेट्स इन 8 मैचेस, 3 विकेट्स अगर वो 8 मैचेस में लेता है, मीन्स 3 into 8 24 विकेट्स। अगर आप सिर्फ 3 लिखते हैं तो वो करेक्ट नहीं होगा। फिर करेक्ट वे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर करेक्ट वे ये है दैट मल्टीप्लाई विकेट्स टेकन with number of matches and then add them। अगर हमसे पूछा होता तो हम बता भी देते, देख लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हो। हाँ, नेक्स्ट में पूछा गया है। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग टेबल। टेबल को यूज करके किस तरह से आप पता लगाएंगे कि लास्ट 30 मैचेस में उसने कितने विकेट्स लिए हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विकेट्स टेकन इनटू नंबर ऑफ मैचेस, उतने विकेट्स उसने कितने मैचेस में लिए हैं, पहले हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 into 2 0 ही हो जाएगा, 1 into 4 4, 2 into 6 12 मैचेस में 12 विकेट्स हो गए। 3 विकेट्स उसने 8 मैचेस में लिए हैं, 24 विकेट्स हो गए। 3 मैचेस में उसने 4 विकेट्स लिए हैं, 12 हो गए। 5 मैचेस में उसने 5 विकेट्स लिए हैं, 25 विकेट्स हो गए। 1 मैच में उसने 6 विकेट्स लिए हैं, तो वो 6 हो गए। और 7 विकेट्स उसने 1 मैच में लिए हैं, तो 7 हो गए। नाउ वी विल ऐड देम, अब इनको ऐड करते हैं। सो 24 + 12 हो जाएगा 36, 36 12 48 एंड 6 और 10, 6 और 4 10 58 एंड 24 7 32। तो टोटल हो जाएगा 5 6 7 8 9। टोटल उसने 90 विकेट्स लिए हैं। ही टुक, बुमराह टुक 90 विकेट्स इन हिज लास्ट 30 मैचेस। पिछले 30 मैचेस में उसने 90 विकेट्स लिए हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस। 5 अलग अलग विलेजेस में कितने ट्रैक्टर्स है वो आपको यहाँ पर दिए हैं। विलेज ए में, अच्छा, एक ट्रैक्टर का सिंबल शो करता है 1 ट्रैक्टर को, ठीक है। तो ये कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं, मतलब 6 ट्रैक्टर्स। विलेज बी में है 5 ट्रैक्टर्स, विलेज सी में है 6 7 8, डी में है 3, ई में है 6। भी क्वेश्चंस देखते हैं। विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, किसमें सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। तो सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं विलेज डी में। आप देखेंगे उसमें सबसे कम फिगर्स हैं, क्योंकि आंसर नंबर ए विलेज डी।
विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स किस विलेज में हैं? सबसे ज़्यादा पिक्चर्स यहाँ पर है तो विलेज सी में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं, विलेज सी। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव दैन विलेज बी, सी में बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं? तो देखिए ये दोनों के इक्वल हो गए, 3 ट्रैक्टर्स उसमें ज़्यादा है, 3 पिक्चर्स ज़्यादा है क्योंकि, तो यानी कि 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 1 पिक्चर का मतलब 1 ट्रैक्टर ही है। कोमल सेज, कोमल कहती है विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, इज शी करेक्ट? विलेज डी में ई के आधे ट्रैक्टर्स हैं, तो देख लेते हैं ई में 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स हैं और डी में 3 है, सो यस शी इज करेक्ट बिकॉज हाफ ऑफ 6 इज 3। हाँ वो बिल्कुल सही है क्योंकि 6 का आधा 3 ही होता है, 6 ई में है और 3 डी में है, बिकॉज हाफ ऑफ 6 ट्रैक्टर्स, 6 ट्रैक्टर्स जो कि विलेज ई में है इज 3 ट्रैक्टर्स, 6 ट्रैक्टर्स का हाफ 3 ट्रैक्टर्स होगा, 3 ट्रैक्टर्स जो कि विलेज डी में है। ओके नेक्स्ट, एक और पिक्टोग्राफ गिवन है, यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स गिवन है, ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ, हर क्लास में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं? एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स हैं। पिक्टोग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर कितने नंबर्स को शो करती है वो देखना। जैसे क्लास 1 में 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स दी हैं। अब क्योंकि 1 पिक्चर का मतलब 4 है, आप 4 को ऐड करेंगे 6 टाइम्स, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जार 24। तो फर्स्ट क्लास में 24 गर्ल्स हैं। सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर 4 8 12 16 और ये आधी पिक्चर है। अगर 1 पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स हैं तो हाफ पिक्चर का मतलब होगा हाफ ऑफ 4 यानी कि 2 गर्ल्स, तो ये हो जाएगी 16 + 2 18। ठीक है, इस तरह से इसको रीड करना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम गर्ल्स कौन सी क्लास में हैं? तो सबसे कम पिक्चर्स यहाँ पर है 1.5, क्लास 8 में। आंसर नंबर ए, 8th क्लास। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6, 5 और 6 में जो गर्ल्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है? क्लास 5 में है 4 8 + 2 10 गर्ल्स, 6 में है 4 2 जार 8 4 3 जार 12 4 4 जार 16, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 16 - 10 यानी कि 6 गर्ल्स का, 6 गर्ल्स ज़्यादा है 6th क्लास में। इफ़ 2 more गर्ल्स वर एडेड इन क्लास 2 हाउ वुड द ग्राफ चेंज, अगर 2 और गर्ल्स ऐड हो जाए 2nd क्लास में तो कैसे ग्राफ चेंज होगा? ग्राफ ऐसे चेंज होगा पिक्टोग्राफ की, ये जो पिक्चर है लास्ट वाली ये भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, तो चेंज ये होगा आंसर नंबर सी, द हाफ पिक्चर बिकम्स फुल, लास्ट पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, इट विल बिकम फुल। देन द पिक्टोग्राफ विल शो 5 कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स, द पिक्टोग्राफ विल शो, इसमें 5 कंप्लीट पिक्चर्स होंगी, 5 फुल पिक्चर्स या फिर 5 कंप्लीट पिक्चर्स इन क्लास 2। ओके, क्लास 2 में फिर 5 पिक्चर्स हो जाएंगी, 4.5 नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, 7th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 4 4 4 4 3 जार 12 गर्ल्स। नेक्स्ट बस इतना ही है, आगे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, चलिए ख़त्म ही होने वाले हैं। 8th क्वेश्चन है, मुढोल हाउंड्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स, इंडियन डॉग्स की एक ब्रीड है मुढोल हाउंड्स, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज बागलकोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट, ये 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कर्नाटका के बागलकोट और विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट्स में। द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु अडॉप्ट दीज डॉग्स। सो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि वो इस ब्रीड को प्रोटेक्ट करेगी, जो लोग इस ब्रीड के डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इस इनिशिएटिव की वजह से द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज्ड, इन ये जो नंबर ऑफ डॉग्स हैं
इस ब्रीड के वो इंक्रीज हुए। द नंबर ऑफ मुढोल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलो। 6 विलेजेस में कितने डॉग्स हैं? विलेज ए में 18 डॉग्स हैं, बी में 36 हैं, सी में 12 है, डी में 48, ई में 18, एफ में 24। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब एक पिक्टोग्राफ आपको बनाना है इसके लिए और क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहले नंबर्स को देख लेते हैं। 18, 36, 12, 48, 18, 24। आई थिंक 4 से 4 या फिर उसके हाफ से सभी डिवाइड हो जाएंगे। 12, 36, 48 आ जाएगा 4 की टेबल में। 18 शो करना है तो 2 के लिए हम हाफ शो कर सकते हैं। तो कोई भी एक पिक्चर असाइन कर देते हैं। आंसर नंबर 8। यहां पर पहले टेबल हम बनाते हैं, ये शो करेगा डॉग्स की विलेजेस को, और यहां पर हम शो करेंगे नंबर ऑफ डॉग्स को, पिक्चर्स को। ये हैं विलेजेस, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई और एफ, विलेज ई एंड विलेज एफ। फिर कोई भी एक पिक्चर, एक सिंबल दे देते हैं डॉग्स के लिए। ये सिंबल है मान लीजिए जो कि शो करता है 4 डॉग्स को। ओके, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं नंबर ऑफ डॉग्स। विलेज ए में कितने डॉग्स हैं? 18। पहले एक पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो 4 डॉग्स की पिक्चर होगी वो, ये 4 डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगी 4। देन एक और पिक्चर, ये 8 हो गए, +4 12, +4 16। अब नेक्स्ट जो पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, अगर कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ की आपने तो 4 वो 20 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पिक्चर हम हाफ ड्रॉ करेंगे। ये हाफ पिक्चर हो गई 4 8 16 20, सॉरी 4 8 12 16 एंड 2 18। ओके, नेक्स्ट विलेज बी में है 36 डॉग्स। 36 यानी कि आपको 9 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, 9 कंप्लीट पिक्चर्स। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिक्चर्स हमने ड्रॉ की। देन विलेज सी में है 12 डॉग्स, यानी कि 4 3s are 12 होते हैं, 3 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएंगे 4 8 एंड 12। नेक्स्ट इज विलेज डी में 48 डॉग्स हैं, तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे 12 पिक्चर्स। ये स्पेस थोड़ा सा कम होगा हमारे पास, ई को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी में ही आ जाएंगे क्योंकि 12 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ये हो गए 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 एंड 48। 12 पिक्चर से हमने शो किया विलेज डी को। फिर बारी है विलेज ई की। विलेज ई में है कितने डॉग्स? एक सेकेंड, ई में है 18 डॉग्स, मतलब सेम विलेज ए जैसे विलेज ए में भी 18 थे, तो यहाँ पर भी 4 कंप्लीट पिक्चर 16 के लिए, और क्योंकि 2 डॉग्स बचे तो हम हाफ पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ये 4.5। एंड देन विलेज एफ में है 24 यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 are 24, 6 पिक्चर्स। ओके, इस तरह से ये पिक्टोग्राफ आप बनाएंगे। एक आइडियल हमने जो साइज है उसको लिया, 4 डॉग्स ले लिए 1 पिक्चर का मतलब, फिर उसी के अकॉर्डिंग जितने भी विलेजेस में डॉग्स हैं उनको ड्रॉ किया। अगर कहीं पर 4 के मल्टीपल्स नहीं है, 2 हमें ऐड करना होता है, तो हम वहाँ पर 1 पिक्चर ड्रॉ करते हैं। नाउ प्रिपेयर अप, ठीक है। अब क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सही की है, सही स्केल क्या होगा? सही स्केल होगा 1 पिक्चर इक्वल टू 4 डॉग्स। यहां पर हम लिख देंगे स्केल होगा इसका 4। देन हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी में डॉग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिंबल्स हम ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 4s are 36, क्योंकि 36 डॉग्स हैं, सो हम यूज करेंगे 9 सिंबल्स। कामिनी सेड, कामिनी कहती है दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर, विलेज बी और विलेज डी के डॉग्स अगर साथ में मिला दे, विल बी मोर दैन द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन द अदर 4 विलेजेस। बाकी 4 विलेजेस के डॉग्स से वो ज़्यादा है
इज शी करेक्ट, क्या वो सही है? गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स के लिए रीजन दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। विलेज, आंसर नंबर डी हम यहाँ पर, सी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। किन दो विलेजेस की बात की उसने? विलेज बी प्लस विलेज डी के डॉग्स कितने हैं विलेज बी में? नंबर ऑफ डॉग्स हैं 36, या फिर पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं 9 पिक्चर्स प्लस 12 पिक्चर्स। चलिए इजी करते हैं, डॉग्स ना काउंट करके पिक्चर्स भी काउंट, चलिए डॉग्स भी कर लेते हैं, कम ही डॉग्स हैं। मैथ्स में क्वेश्चन को करने का अगेन कोई एक सही तरीका नहीं होता, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर पिक्चर्स को भी ऐड करता है, वो कहता है 9 पिक्चर्स प्लस 12 पिक्चर्स होती है 21 पिक्चर्स, और बाकी इनमें पिक्चर्स को अगर मैं ऐड करूं तो 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और आधी 12 और 6, 18। तो इन सबको मिलाकर जो पिक्चर्स हैं बी और डी में वो ज़्यादा है ए, सी, ई और एफ के कंपैरिजन में। तो यानी कि कामिनी सही है, वो भी बच्चा करेक्ट होगा। जो बच्चा दोनों विलेजेस के डॉग्स को ऐड करता है, विलेज बी में 36 डॉग्स हैं, विलेज डी में हैं, डी में 48 डॉग्स हैं, तो उसने कहा दोनों में मिलाकर 8, 6, 14, 1, 4, 4, 8, 84 डॉग्स हैं। अब बाकी के विलेजेस को वो देखता है, विलेज ए, विलेज सी, विलेज ई प्लस विलेज एफ। इनके डॉग्स को जब वो ऐड करता है 18, सी में है 12, ई में है 18, एफ में है 24। तो ये होते हैं 18 और 12 30, 38 और 10 48, 48 और 24 4, 5, 6, 7 72। सो यानी कि यस, यामिनी इज करेक्ट, यामिनी करेक्ट है। बी और डी को मिलाकर जो डॉग्स हैं वो बाकी सभी से ज़्यादा है, 72 डॉग्स। सो यस, यामिनी, सॉरी कामिनी इज करेक्ट, वो बिल्कुल सही है जब वो कहती है कि बाकी 4 विलेजेस से ज़्यादा डॉग्स इन 2 विलेजेस में ही हैं। ओके, नेक्स्ट। Now, a survey of 120 school students was conducted to find out which activity they prefer to do in their free time. बच्चे अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर सर्वे दिया है। खेलना पसंद करते हैं 45 स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टोरी बुक पढ़ना 30 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, टीवी देखना 20, लिसनिंग टू म्यूजिक सुनना 10, पेंटिंग 15। आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है टू इलस्ट्रेट दी अबव डेटा। इस डेटा को शो करने के लिए टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको दे ही दिया है स्केल, अगर नहीं भी दिया होता तो हम 5 ही लेते, क्योंकि 45 नंबर को हमें शो करना है। 2, 1 तो होगा ही नहीं, 2 भी नहीं काफ़ी है, क्योंकि 22, 24 तक हमें जाना होगा। 5 बिल्कुल सही है, 5 के टेबल में सभी आते भी है। तो चलिए बनाते हैं एक बार ग्राफ। 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों लाइंस पर कितनी एक्टिविटीज़ गिवन है? 6। तो 6 हमें यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस पर बार के लिए जगह बनानी है। ये फर्स्ट बार हमारा बनेगा, ये सेकेंड बार, ये थर्ड के लिए जगह, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 इक्वल डिस्टेंसेस पर हो, ये आप ध्यान देंगे। ओके, अभी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? प्लेइंग, थोड़ी शार्प पेंसिल या पेन ले लीजिए, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लेइंग आप नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे कि हम में स्पेस कम है, तो ऐसे लिख देते हैं PLAYING, प्लेइंग। ये जो बार है ये प्लेइंग का है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा पेपर को टिल्ट करके, प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग SV लिख दें शॉर्ट में, स्टोरी बुक्स। वॉचिंग टीवी, उसके बाद है लिसनिंग टू म्यूजिक, देन पेंटिंग। 5 ही है, हमने 6 बना दिए, चलिए कोई नहीं। पेंटिंग ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। अगर पता होता 5 है तो थोड़ा गैप हम और ज़्यादा ले लेते,
पर चलिए अब देखिए 5 का गैप लेना है, वो भी हमें गिवन है। ये हो जाएगा 0। इक्वल लेंथ्स पर यहाँ पर पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ओके, ये होगा 5, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। मैक्सिमम नंबर 45 ही है। ओके, सबसे पहले तो प्लेइंग 45 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो सबसे पहला ही जो बार बनेगा वो बनेगा 45 की हाइट तक। यहाँ तक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, ये 45 की हाइट है, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद रीडिंग स्टोरी बुक्स का बार बनेगा 30 की हाइट तक, ये 30 नंबर के सामने तक, ये है नंबर 30। दोनों लाइंस यहाँ तक ड्रॉ करके ऊपर ज्वाइन किया। वॉचिंग टीवी 20, तो 20 यहाँ पर है, थोड़ा सा और ऊपर, ये हो जाएगा वॉचिंग टीवी का बार। उसके बाद है लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक है 10 तक, 10। ओके, एंड देन पेंटिंग है 15। करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन, स्केल से देख लेंगे आप, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 15। ओके, ये आपका बार ग्राफ बन गया। अच्छा, इसमें एक हमने छोड़ दिया, हमने यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेफर्ड एक्टिविटी, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, बताना कि आपके जो लाइंस है वो क्या किस चीज़ को शो कर रही है। तभी अगर कोई सिर्फ टेबल ना देखे, कोई पर्सन सिर्फ बार ग्राफ देखे, तो तभी उसको पता लगेगा अच्छा ये प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ है और ये स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं। नाउ विच एक्टिविटीज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर दैन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं? प्लेइंग के अलावा अगर पूछे तो रीडिंग स्टोरी बुक्स ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे रीडिंग स्टोरी बुक्स अदर दैन प्लेइंग। वैसे प्लेइंग तो हाईएस्ट है ही, उसके अलावा स्टोरी बुक्स पढ़ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने ऑफ प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो प्लांट करेंगे ट्री सैपलिंग्स को अपने स्कूल कैंपस में, उनके सराउंडिंग विलेजेस में भी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के फर्स्ट वीक में, हम जानते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में हम वन महोत्सव मनाते हैं, तो उसमें सैपलिंग्स की डिटेल्स गिवन है, कौन कितने उन्होंने प्लांट किए। मंडे को यहाँ पर डे दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड, ये 0, 10, 20, 10, 10 का स्केल लिया गया है। मंडे को उन्होंने प्लांट किए हैं, देखिए 50 से थोड़ा ऊपर है, आई थिंक ये 52 होगा शायद, 51 तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर हो जाएगा, अगर 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करें 52 के अराउंड है। फिर ट्यूसडे को उन्होंने प्लांट किए 40, वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 40, फ्राइडे को 50, सैटरडे को 60 और संडे को एग्जैक्टली 40। ठीक है, इसी में सिर्फ आपको देखना है क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ तक नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है ये। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे को टोटल कितने प्लांट किए हैं? वेडनेसडे 30 है और थर्सडे है 40, तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे 70। टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे हफ्ते कितने प्लांट किए गए? तो अब इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। मंडे को 52 है, ट्यूसडे 40, वेडनेसडे 30, थर्सडे 40, फ्राइडे 50, सैटरडे 60 और संडे है 40। चलिए 6, 4, 10, 100, 150, 190, 220 एंड 260, देन 310 एंड 212, 312 सैपलिंग्स को प्लांट किया गया टोटल पूरे हफ्ते में। सभी नंबर्स को ऐड करना है, कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, किस दिन सबसे ज़्यादा सैपलिंग्स प्लांट किए गए? सबसे ज़्यादा जो हाइट है बार की वो है सैटरडे वाले बार की, तो मतलब सैटरडे सबसे ज़्यादा प्लांट किए गए होंगे। एंड लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड, और सबसे कम प्लांट किए गए वेडनेसडे, उसकी हाइट सबसे कम है वेडनेसडे। नाउ व्हाई डू यू थिंक दैट
is the case? Why were more saplings planted on certain days of the week and less on others? Can you think of possible explanation or reason? How could you try and figure out whether your explanation are correct? क्यों ऐसा है कि किसी दिन कम ट्रीज प्लांट किए गए, किसी दिन ज़्यादा? अभी देखिए पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं क्योंकि मंडे पहला दिन था, स्टूडेंट्स ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे, ज़्यादातर उसमें प्लांट किए उन्होंने 52, सेकेंड हाईएस्ट यही है सैटरडे के बाद. उसके बाद थोड़ा कम हुआ, वेंसडे हो सकता है बैड वेदर रहा हो, या फिर जो सैपलिंग्स हैं उनके पास वो कम रहे हो, या फिर स्कूल में कोई टेस्ट रहा हो, टीचर्स बिजी रहे जिसमें स्टूडेंट्स बिजी रहे पढ़ने में. फिर थर्सडे जब उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ सैपलिंग्स कम प्लांट किए हमने ट्री के सैपलिंग्स, फिर थर्सडे फिर से ड्राइव और आगे बढ़ी, फ्राइडे और ज़्यादा उन्होंने प्लांट किए. सैटरडे हो सकता है कोई प्लांटेशन इवेंट उन्होंने प्लान किया हो, सैटरडे में हम करेंगे. एंड देन संडे क्योंकि हॉलीडे है तो एकदम से वो नंबर आप देखेंगे बहुत ड्रॉप हुआ है सैटरडे में. कहाँ 60 प्लांट हुए थे और फिर संडे में सिर्फ 40 प्लांट हुए क्योंकि स्कूल बंद था, तो स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने घर के आसपास ही प्लांट्स लगाए, शायद इसीलिए. ओके, तो बहुत सारे पॉसिबल रीजंस इसमें लिख सकते हैं आप. करेक्ट कौन सा है ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे आपको, हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट, हमारी एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, ये कैसे हमें पता लगेगा? स्कूल कैलेंडर को आप देख सकते हैं, हॉलीडे तो नहीं है, हो सकता है सैटरडे हॉलीडे हो तो इसीलिए ज़्यादा प्लांट किए हो, कोई उन्होंने इवेंट तो कोई ड्राइव तो नहीं प्लान की सैटरडे को, वो आप चेक कर सकते हैं. वेदर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं उन डेज़ की, हो सकता है वेदर सैटरडे में अच्छा रहा हो, वेडनेसडे में बहुत बैड वेदर हो, बारिश हो रही हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए कम ट्रीज प्लांट हुए हो. सो जो भी पॉसिबल रीजंस हैं उनको हम लिख देते हैं. क्यों किसी दिन ज़्यादा प्लांट हुए, वाई मोर saplings are planted on Saturday and on least on Wednesday, सबसे ज़्यादा सैटरडे, लीस्ट वेडनेसडे में, इसीलिए हुए होंगे शायद. सैटरडे में भी अ हॉलीडे हो सकता है, छुट्टी हो उस दिन, या फिर अ प्लांटेशन ड्राइव और प्लांटेशन इवेंट कुड बी प्लांट ऑन दैट डे. सैटरडे हॉलीडे नहीं होता, वैसे संडे ही होता है. मोर स्टूडेंट्स, और वैसे भी फर्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड सैटरडे भी नहीं हो सकता. तो मोर स्टूडेंट्स और टीचर्स वर फ्री, ज़्यादातर बच्चे और टीचर्स फ्री रहे होंगे क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, हॉलीडे है, बिकॉज नेक्स्ट डे इज़ अ हॉलीडे. कल तो संडे है तो सबने सोचा होगा आज हम कल फ्री रहेंगे तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर लेते हैं. या फिर हुआ होगा प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन इवेंट और ड्राइव कुड बी प्लान्ड ऑन दैट डे, उस दिन कोई इवेंट उन्होंने प्लान किया हो ऐसा, तो इसलिए उस दिन ज़्यादा वो हुए, ज़्यादा सैपलिंग्स अवेलेबल हो उस दिन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा अरेंज हुआ हो, बेटर वेदर हो, जो भी. और फ्यूअर क्यों हुए वेंसडे को, फ्यूअर, वाई फ्यूअर ऑन वेंसडे, सबसे कम क्यों है वेंसडे, बिकॉज मे बी, हम सिर्फ पॉसिबल रीजंस लिख रहे हैं, मे बी बिजी स्कूल डे, टेस्ट में स्कूल में बच्चे बिजी हो सकते हैं, मे बी अ टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन दैट डे, और सम मीटिंग हो सकती है टीचर्स की, कुछ भी. या फिर बैड वेदर, लेस सप्लाई ऑफ सैपलिंग्स. ओके, ये कुछ जितने भी पॉसिबल रीजंस आपके माइंड में आते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे. आगे आते हैं, चलिए नेक्स्ट. नाउ द नंबर ऑफ, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 टू 1917. 70 सालों में इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई एक ही दम. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया. इंडिया में टाइगर्स कहाँ पर है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया. स्टार्टिंग इन 2006 में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज ट्रैक्ड. एग्जैक्ट कितने टाइगर्स हैं वो पता किए गए. शगुफ्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स. इंडिया में कितने टाइगर्स थे 2006 टू 2020 के बीच में, इन दोनों बच्चों ने पता लगाया. 4 पार्ट में इस इंटरवल को उन्होंने ब्रेक किया है. फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है इस डेटा के लिए जो आपको नीचे दी गई है.
एंड अ बार ग्राफ, और एक बार ग्राफ भी बनाया शो करने के लिए, बट देर आर फ्यू मिस्टेक्स इन द ग्राफ, मिस्टेक्स हैं कुछ ग्राफ में कि आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2006 में 1400 अप्रॉक्सीमेटली टाइगर्स हैं, यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ टाइगर्स लिया। बेसिकली ऐसे हम बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बार ग्राफ हमेशा ऐसे ही हो, आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं, लेंथ वाइज, हाइट वाइज ही ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर 2006 में 1400 है, लेकिन अगर आप उनका ये बार की लेंथ देखें, ये 1000 से भी छोटी है। तो ये साथ ही साथ मिस्टेक्स भी हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो 2006 का जो उन्होंने बार बनाया उसी में है। बार ग्राफ में फॉर द ईयर 2000, पहली मिस्टेक ये है, फॉर द ईयर 2000, साल 2006 के लिए, सॉरी 2006 में लेंथ ऑफ द बार, बार की जो लेंथ है ऑफ द बार इज शोन लेस दैन द 1000 मार्क, 1000 का जो मार्क है उससे भी कम वो है, बट अकॉर्डिंग टू द टेबल, टेबल के अकॉर्डिंग वो 1400 है, बट अकॉर्डिंग टू द टेबल इट इज 1400। सो बार जो है वो इनकरेक्टली ड्रॉ किया गया है, उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल डेटा से मैच नहीं करती, वो लगभग यहाँ तक होनी चाहिए थी। देखो 1000 और 2000 के बिल्कुल बीच में तो 1500 होगा, तो बीच से थोड़ा सा पहले यहाँ तक हम ड्रॉ करते, ये करेक्ट आंसर होता। कर देते हैं, चलिए करेक्शन भी कर देते हैं इसमें। देखिए अप्रॉक्सीमेटली ये होनी चाहिए थी लेंथ उसकी। क्या करेक्ट हमने ड्रॉ किया है? हमने भी थोड़ी सी गलती कर दी, ये इसका हाफ होगा, थोड़ा सा हाफ से पहले। अभी करेक्ट है, 1000 और 2000 का हाफ यहाँ पर होगा, इससे थोड़ा सा पहले तक। ठीक है, ये करेक्ट है। अभी सेकंड में आप देखेंगे 2010 में 1700 टाइगर्स हैं, यानी कि जो ये ग्राफ उसने शो किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ है 1000 और 2000 का, जबकि 1700 हाफ से आगे तक होना चाहिए था। सो सेकेंड मिस्टेक आप लिखेंगे, द बार फॉर द ईयर 2000 ईयर के लिए द लेंथ ऑफ द बार इज एग्जैक्टली halfway between 1000 and 2000। वो 1000 और 2000 के, ये देखो ये 1000 है 2000 है, बिल्कुल हाफ तक है, यानी कि विच शोज 1500, जो कि शो करती है 1500 को, वाइल बट द एक्चुअल जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो 1700 है, बट द एक्चुअल नंबर ऑफ टाइगर्स इन 2000 ईयर में जो एक्चुअल नंबर ऑफ टाइगर्स है दैट इज 1700। तो हाफ से आगे होना चाहिए था इस ग्राफ को, आप इसको करेक्ट करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा आगे होना चाहिए था। ओके नेक्स्ट, 2014 में 2200 है, 2000 और 3000 के बीच में होगा बिल्कुल 2500। लेंथ आप देखेंगे 2014 में जो बार ग्राफ उन्होंने बनाया है उसमें लेंथ आधे से भी आगे है, 2500 से भी आगे है, ये शो कर रही है एक्चुअली 2900 को, 3000 से थोड़ा सा ही पहले है, जबकि एक्चुअल जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो 2200 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरी मिस्टेक ये है, तीसरी मिस्टेक हम बता रहे हैं, फॉर द ईयर 2014 the length of the bar is, लेंथ हम इसलिए बोल रहे हैं, हाइट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली बने हैं। लेंथ ऑफ द बार इज वेरी क्लोज टू 3000 विच शोज नंबर 2900 को जो शो करता है, 3000 के बहुत करीब, बट द एक्चुअल नंबर ऑफ टाइगर्स इन 2014 इज 2200, but actual number of tigers is
2200। ओके, करेक्ट करेंगे तो आधे से भी पहले होना चाहिए था इसको, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता। इसको इरेज करना है, ये एग्जैक्ट कलर नहीं है हमारे पास, इस तरह से आप कर सकते हैं, इतनी ही लेंथ होनी चाहिए थी। नेक्स्ट चलिए 2018 का जो बार बनाया उन्होंने, देखिए ये है 2000 से थोड़ा सा आगे, ये 2100 को शो करता है अप्रॉक्स, जबकि 2018 में 3000 है, तो क्लियरली रॉन्ग है। आप लिख देंगे द ग्राफ ऑफ 2018 shows नंबर अप्रॉक्सीमेटली, ये 2100 की अप्रॉक्स है, 2150 भी हो सकता है। हम इसको अगर 2200 मान रहे हैं, ये 1000 होगा, 2150 ले लेते हैं, बट एक्चुअल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं उसमें 2018 में 3000, तो यानी कि ग्राफ होना चाहिए था ये यहाँ से लेकर नंबर 3000 तक, यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज 2022 में 3700 है, ये आई थिंक करेक्ट है। 2022 में उन्होंने 3000, ये बिल्कुल सही है, हाफ यहाँ पे होगा तो 700 हो गया, 200 आगे 300 होके 4000 कंप्लीट हो जाएगा। 2022 में कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी सभी में मिस्टेक्स हैं। जो ग्राफ्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं, जो बार्स बनाए हैं, वो सभी गलत हैं, हमने उनको सही कर दिया है अभी यहाँ पर, और जो मिस्टेक्स हैं वो इधर लिख दी है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। एक बार जो जिस्ट जो हमने अभी तक पढ़ा उसको देख लेते हैं। पिक्टोग्राफ के जैसे ही बार ग्राफ भी एक नाइस वे है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। ये रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को इक्वली स्पेस्ड बार से। ये बार्स हैं जिनके बीच में इक्वल स्पेस, बराबर जगह होती है, और विड्थ हर उसकी सेम होती है। जहाँ पर लेंथ अलग अलग होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी की हाइट पर। जैसे प्लेइंग, क्योंकि 45 स्टूडेंट्स को पसंद है तो इसकी जो हाइट है वो बड़ी होगी। रीडिंग स्टोरी बुक्स कम बच्चों को पसंद है तो उसकी हाइट कम होगी। हाइट होगी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन विड्थ सबकी सेम होगी। हर कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स। हर कैटेगरी को ये बार्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम बार कहते हैं। द लेंथ और हाइट डिपिक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट, क्वांटिटी कुछ भी शो कर सकती है, जैसे यहाँ पर प्रेफर्ड एक्टिविटी को वो शो कर रहे हैं। बार में यूनिफॉर्म स्पेस होता है उनके बीच में, इंडिकेट करता है दे आर फ्री स्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंट इक्वल कैटेगरीज। सभी फ्री स्टैंडिंग है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बार हेल्प करते हैं डेटा को जल्दी से हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं उसमें से, दैन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। बार में एट अ ग्लांस, एक बार एक झलक से ही आपको पता लग जाता है। बार को जब आप रीड करते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एट अ ग्लांस, एक झलक में ही। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है एक स्केल कितना होगा। जैसे हमने यहाँ पर 5 का स्केल लिया है। 1 यूनिट लेंथ 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी या 200 रुपीज़ को करेगी, जैसा हमने पहले लिया था। एक बार ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इंक्लूडिंग, हम देखते हैं कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये स्केल डिसाइड करते हैं। जैसे हाईएस्ट यहाँ पर 45 थी तो हमें लगा 5 का सही रहेगा, बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा, 9 लाइन्स तक बन जाएगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा। सो दैट द रिजल्टिंग बार ग्राफ नाइसली फिट हो, अपीलिंग लगे, विजुअली देखने में भी अच्छा लगे पेपर के ऊपर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। यूनिट लेंथ स्केल जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।